नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र संबंधित विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं पीजीटी स्पेशल सीरीज़ प्रारंभ किया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें यूपी पीजीटी या यूपी के अन्य एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ की अब तक 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये 11वीं वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है। ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है। तो ऑगस्ट काम्टे ने जो है विज्ञानों का जो संस्करण किया था, तो सबसे पहले नंबर पे किस विज्ञान को रखा हुआ है और सबसे लास्ट पे किस विज्ञान को रखा हुआ है, यह पूछ रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि ऑगस्ट काम्टे महोदय ने सबसे पहली बार विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि बढ़ती हुई जटिलता के आधार पे जो सबसे सरल विषय सबसे पहले आया था, और जैसे जैसे समाज का विकास होता गया ऐसे ही विज्ञानों में जटिलता भी आती गई, और उसी प्रकार से एक के बाद दूसरा विज्ञान आया जो पहले वाले विज्ञान पे क्या हुआ, निर्भर रहता था। ऑगस्ट काम्टे ने कहा कि सबसे सरल विज्ञान जो है वह होता है गणित। तो देखिए आप लोग विकल्प में गणित सबसे पहले नंबर पे लगभग सभी में है, ए में भी है, बी में भी है, सी और डी में भी गणित है। तो पहले नंबर पे उन्होंने गणित को रखा था और कहा कि गणित सबसे सरल विज्ञान है, यह किसी अन्य विज्ञानों पे निर्भर नहीं है। इनके स्वयं के आंकड़े होते हैं, यह किसी अन्य विज्ञान पे निर्भर नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि दूसरा विज्ञान जो था वो था नक्षत्र विज्ञान या खगोल विज्ञान या भूगोल के नाम से जिसे जाना जाता है। तो गणित, नक्षत्र विज्ञान जो है 3 में है, सी डी में भी है। तो इन्होंने ये नक्षत्र विज्ञान के संदर्भ में बताया था कि यह जो है गणित पे निर्भर होता है। यदि गणित आपको नहीं आता है तो आप नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे उन्होंने दूसरे विज्ञान पे रखा था। तीसरे विज्ञान को उन्होंने रखा था भौतिक शास्त्र को, यानी भौतिक विज्ञान को। इन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान का अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको गणित के साथ साथ नक्षत्र विज्ञान का भी ज्ञान होगा, तभी आप भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रखा कि रसायन विज्ञान। तो आगे के तीनों विज्ञानों के ज्ञान होने के बाद ही आप रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर उन्होंने रखा था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है अन्य 4 विज्ञानों पे निर्भर होता है। उसके बाद उन्होंने रखा था समाजशास्त्र को, यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र का अध्ययन अगर आपको करना है तो यह जो है गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन करने के बाद ही आप समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि समाजशास्त्र अन्य विषयों पर निर्भर विज्ञान है, इसीलिए इन्होंने विज्ञानों की महारानी कहा है समाजशास्त्र को। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, यह उनका क्रम था विज्ञानों के संस्करण में। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो, ऊर्ध्वाधर मतलब कि अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड 2 प्रकार की गतिशीलता होती है। गतिशीलता में एक होती है क्षैतिज गतिशीलता, उसके बाद एक गतिशीलता होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि गतिशील होकर के कोई भी व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर में जा सकता है। क्षैतिज गतिशीलता वह होती है जिसमें जो होता है कि व्यक्ति अपने ही स्तर पे बना रहेगा, कितना भी प्रयास कर ले। जैसे जाति जो होती है,
जाति में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। आपके कर्म कुछ भी हों लेकिन आप अपनी ही जाति में रहेंगे, संस्करण में आप ऊपर या नीचे नहीं जा सकते हैं, तो यह ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं आती है। तो यहाँ पे विकल्प में है अर्जन आधारित। अर्जन आधारित मतलब जिसमें हम समाज का निर्धारण अर्जन के आधार पे करते हैं। तो धन के आधार पे एक चीज के देखा जाए, धन के आधार पे जो होता है, तो धन के आधार पे गतिशीलता जो होती है उसमें ऊर्ध्वाधर की संभावना रहती है। यानी कि पैसा कमा लेने के बाद व्यक्ति उच्च वर्ग में चला जाएगा, पैसा अगर वह गवा देता है या उसके पास गरीबी आ जाती है तो वो नीचे वाले वर्ग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का गुण पाया जाता है और यह 1 नंबर पे है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी मैंने दूसरा नंबर जाति आधारित। जाति आधारित में गतिशीलता में आप ऊर्ध्वाधर जा ही नहीं सकते हैं। मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति दूसरी जाति में किसी भी प्रकार का काम कर ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह दूसरे वर्ग में नहीं जा सकता। वर्ग विहीन समाज में, जहाँ वर्ग विहीन ही समाज है उसमें तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की कोई बात ही नहीं की जा सकती। जनजातीय समाज, जनजातीय समाज जो होता है ये एक समान समाज होता है, इसमें उच्चता निम्नता की भावना न के बराबर पाई जाती है, इसलिए इसमें भी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन किसका है? सामाजिक सिद्धांत ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अपराधी व्यवहार मतलब अपराध को परिभाषित करने का प्रयास किया हुआ है और ये बताए हुए हैं कि सामाजिक व्यवहार जो है अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि समाज में लोगों के साथ के व्यवहार जो होते हैं आपको आपराधिक क्रियाओं के ओर उकसाते हैं। इस तरह की परिकल्पना जो है किसने किया है? विकल्प में है रेकलेस, कोहेन व शार्ट, MJ सेठना, सदरलैंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सिद्धांत जो है सदरलैंड महोदय द्वारा कहा गया है। इन्होंने ही जो है विभेदक साहचर्य का सिद्धांत दिया था। विभेदक साहचर्य के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि आदमी के संपर्क के माध्यम से अपराधी व्यवहार जो होता है बढ़ता है। यानी आप अगर अपराधियों के साथ रहते हैं तो आपके व्यवहार जो है अपराधियों जैसे होंगे, और अगर आप क्या है सभ्य समाज के व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो आपका व्यवहार जो होगा सभ्य समाज के व्यक्तियों जैसा होगा। इस प्रकार से इसीलिए इनको जो है इनके अपराध के इस अवधारणा को अपराध का सामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है कभी कभी अपराध का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सदरलैंड महोदय द्वारा दिया गया है। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह भी सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। एक और अवधारणा बार बार पीजीटी में पूछी जाती है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दिया है? तो यह जो है अमेरिका के मांस व्यापारियों का अध्ययन करते हैं और श्वेत वसन अपराध की अवधारणा भी सदरलैंड महोदय द्वारा दी गई है। यह अमेरिका समाज के अध्ययन के संदर्भ में दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह किसका कथन है? मानव का हित ही जो है मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बनता है। यह कथन किसका है? राल्फ डेहरेनडॉर्फ, रोजेनहोल्फर, ओपेनहेमर, कोजर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत वेत्ता थे रोजेनहोल्फर महोदय। रोजेनहोल्फर महोदय ने ही यह बताया था कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है। तो संघर्ष के कारण को उन्होंने बताया था, मानव का हित ही मानव समाज में संघर्ष का कारण है, रोजेनहोल्फर महोदय ने बताया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समूह के बारे में पूछा हुआ है कि प्रकृति क्या है? अस्थायी है और उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उन्हें कहा जाता है।
अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है निश्चित उद्देश्य होता है, उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी वह अस्थायी हैं। तो यह होते हैं हितों के प्रति चेतन समूह, जहाँ हमारे हित पूरा हो रहे हैं, जहाँ हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, उस प्रकार से समूह का निर्माण करेंगे। उद्देश्य पूरा यानी हित पूरा हुआ, वह क्या हो जाएगा, समूह टूट जाएगा। तो ऐसे समूहों को हितों के प्रति चेतन समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न से समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के या एक भूमिका का दूसरे भूमिका से कोई संघर्ष नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी व्यक्ति बहुत सी भूमिकाओं को निभाते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण होता है कि प्रत्येक भूमिका की अद्वितीय परिस्थिति होती है। मतलब प्रत्येक भूमिका से संबंधित क्या होते हैं, अद्वितीय भूमिका होती है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक भूमिका मतलब प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी हुई एक भूमिका होती है। इस कारण से व्यक्ति अनेक प्रकार की भूमिकाओं का संपादन करता है। जिस परिस्थिति में वह पहुंचेगा उस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करेगा। तो इसी प्रकार से उसको किसी भी भूमिका का दूसरी भूमिका से संघर्ष न होने के बावजूद भी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, मानव कृतियां हैं जीवन के मूलभूत तथ्य, लोगों द्वारा निर्मित औजार या वस्तुएं, जो सही है के प्रति हमारा विश्वास, अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे संयोजन के प्रति मान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव कृतियों की बात करें तो जीवन के मूलभूत तथ्य जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मानव कृतियों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति के उदाहरण हैं। इन्हें वांछित तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें वांछित और प्रयास करने के लिए माना क्या, मूल्य, नैतिक आचार, व्यक्तिगत मत, लोकाचार। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो पीजीटी में अक्सर प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो यह सब पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसे क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मूल्य जो है वांछित प्रयास करने के उपयुक्त माना जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया का फल। संस्कृति में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं, समाकलन व्यवहार नहीं है। यह एक पराजैविक तत्व है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा होता है। कुछ जो है मानव उपार्जित करता है या कुछ जो होता है दूसरी जगह से वह हस्तांतरित होता है, यानी हस्तांतरित होकर के उसके पास पहुंचता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संस्कृति में उपार्जित अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं। शासक वर्ग की अवधारणा की बात करें तो पैरेटो ने भी दिया हुआ है, जी मोस्का ने भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात होगी, यदि इलीट क्लास की बात करें, इंग्लिश में इलीट क्लास लिख के आए तो यह पैरेटो सही हो जाएंगे।
नहीं तो जी मोस्का सही होंगे। इसमें जो है इस पीजीटी में आयोग ने जी मोस्का को सही माना था, क्योंकि वहाँ पे इलीट क्लास लिख के नहीं आया था, तो इसको जी मोस्का सही हो जाएंगे। यदि इलीट क्लास लिख के आएगा तो पेरेटो सही होंगे। अगर एलीट क्लास नहीं लिखा हुआ है शासक वर्ग की जगह पे, तो ये जी मोस्का की अवधारणा होगी। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय शास्त्र फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है। फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है यह पूछा हुआ है। तो फेनोमेनोलॉजी आदर्श प्रारूप प्रत्यय से संबंधित है, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेनोमेनोलॉजी जो है दैनिक सामाजिक जीवन पद्धति का अध्ययन करने की एक पद्धति है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह दैनिक सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाली पद्धति है, तो डी विकल्प सही। अगला प्रश्न है किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गरीबी के बारे में पूछा हुआ है आप लोगों को। यहाँ भी है शारीरिक प्रकार और रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव। इस गरीबी में गरीबी दो प्रकार की होती है। एक गरीबी वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन यापन भर की वस्तुओं का भी कमाने की योग्यता न रखता हो, यानी उसके साथ पास संसाधन न हो, यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसके पास संसाधन उपलब्ध न हो, धन उपलब्ध न हो, तो वह एक गरीब है। एक गरीब वह माना जाता है कि दूसरे की तुलना में, मतलब कि दोनों लोग अमीर के अंतर्गत आएंगे, दोनों के पास धन तो है, लेकिन एक के पास कुछ ज़्यादा धन है, दूसरे के पास कम धन है, तो कहा जाएगा कि पहले की तुलना में दूसरा क्या है, गरीब है। ऐसा नहीं कि उसके पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वो खाने के लिए मर रहा है, लेकिन दूसरे की तुलना करने पे वह क्या हो जाए। जैसे आप ऐसे धमन समझ लीजिए, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, लाखों रुपए हैं। तो लखपति है तो उसके पास पैसे तो हैं, वो खा पी तो लेगा, जीवन यापन तो कर सकता है, पर वह करोड़पति व्यक्ति से क्या है, गरीब है। तो इस प्रकार की गरीबी को जो है सापेक्ष गरीबी के नाम से जाना जाता है। सापेक्ष गरीबी मतलब दूसरे के सापेक्ष में पहला व्यक्ति क्या है, गरीब है। एक गरीबी वह होती है जिसमें हम तुलना किसी से करते ही नहीं, सिर्फ क्या पाया जाता है कि ये लगाते हैं कि इसको मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति भर के धन उपलब्ध नहीं है, तो उसे एब्सोल्यूट गरीबी या संपूर्ण गरीबी या निरपेक्ष गरीबी के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावितता का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमान तथा संभावितता का विज्ञान है, यह कोटेशन किसका है। विकल्प में है एन एल्हांस, एल बोडिंगटन, एम ब्लेयर, कार्ल पियर्सन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कोटेशन जो है बोडिंगटन महोदय का है। एल बोडिंगटन महोदय ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावितता का विज्ञान है, ये कोटेशन है बोडिंगटन का। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने की समिति को कहते हैं। समिति की परिभाषा किसने, यह समिति की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है, गिन्सवर्थ, बोगार्डस, गिस्बर्ट, मैकाइवर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह परिभाषा जो है बोगार्डस महोदय की है, तो इस प्रकार बी विकल्प क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। बोगार्डस महोदय ने कहा था कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्विकास के स्थान पर स्टेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? स्टेज ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति के उद्विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, टाइलर, मार्गन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृति के उद्विकास की अवधारणा जो है टाइलर महोदय ने दिया है, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मार्गन भी उद्विकासी हैं, इन्होंने परिवार एवं विवाह के उद्विकास की चर्चा करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज के उद्विकास की चर्चा करते हैं और तुलना यह सावयव से करते हैं, यानी मानव शरीर का विकास जैसे जैसे हुआ था, और उसी प्रकार से समाज की जो है उद्विकास की बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो यह प्रकार्यवादी हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य है, मूल्य में कौन कौन से आते हैं? नीतिपरक आदर्श, विश्वास, नियम, मानदंड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक मूल्य वह उसे कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं? उच्च कोटि के जो नियम कानून होते हैं, जिसे समाज में नकारा नहीं जा सकता, ऐसे मूल्य नियम कानूनों को सामाजिक मूल्य के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होते हैं? नीतिपरक आदर्श आते हैं और विश्वास आते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही होगा, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 2 ही सही होगा। नियम और मानदंड जो है मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा हुआ है। तो व्यवस्था जो है प्रकार से सम्मिलित है, व्यवस्था जो है प्रकार से जुड़ी हुई है। प्रकार चाहती है कि व्यवस्था हमेशा सदैव इसी प्रकार से बनी रहे। लेखीय अभिलेखी पद्धति जो है लोक विधि विज्ञान से संबंधित है। उत्पादन प्रणाली को मार्क्स ने महत्वपूर्ण माना था, और उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की संपूर्ण व्यवस्था बदल जाती है, ऐसा मार्क्स ने माना था। जीवन जगत जो है यह प्रकार्य प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से नहीं जुड़ी हुई है। जीवन जगत जो होता है फेनोमेनोलॉजी से संबंधित है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। जीवन जगत जो है फेनोमेनोलॉजी या प्रघटना विज्ञान से संबंधित है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में उन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसका है? डेविस, सोबानी, टर्नर, पार्क। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है डेविस महोदय द्वारा कहा गया है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन है कि भारत में परिवार के अध्ययन में कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? ये कोटेशन है, किसने कहा कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? वाई.बी. दामले, के.एम. कपाडिया, मैकाइवर, जे.सी. अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कोटेशन जो है के.एम. कपाडिया महोदय का है, तो ए बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। के.एम. कपाडिया ने कहा हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें।
एम.एन. श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। किसमें जो है संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहली बार आई थी। तो मैंने इसको कई बार बताया है दोस्तों। ये पुस्तकों का नाम है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यह पुस्तक जो थी उनकी पहली पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया पुस्तक में उन्होंने बताया संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में उल्लेख किया हुआ है सबसे पहली बार। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट नाम से उनकी पुस्तक आती है, उसमें भी बताते हैं यह संस्कृतिकरण के बारे में। उसके बाद कई किताबों में उसका उल्लेख है, लेकिन पहली बार संस्कृतिकरण की बात उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया पुस्तक में इसका उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह 20 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।